हम लोग पास करते हैं। ओके, जब लाइट को किसी प्रिज्म से पास करो, मतलब यहां से लाइट आ रही है, यहां पे आपने प्रिज्म रख दिया और सामने एक स्क्रीन रख दिया, पर्दा रख दिया। जब ये लाइट स्क्रीन प्रिज्म से पास होगी ना, तो सामने स्क्रीन पे हमको ना रेनबो की तरह कलर्स दिखेंगे, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? और उसी को स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी एवरीवन सुनो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले क्या वो मालूम है, इंसान को एक बात पता चल गई, जैसे हम सबका अपना अपना फिंगरप्रिंट होता है। क्या होता है? और वो यूनिक होता है ना, यूनिक होता है ना सबका अलग, यूनिक मतलब अलग, सबका अलग अलग होता है ना फिंगरप्रिंट। यस, ये हमारा सिग्नेचर भी, ये हमारे बहुत सारे बॉडी के आई प्यूपिल्स भी, आँख के जो प्यूपिल्स हैं ना, वो भी सबके अलग होते हैं। चलो फिंगरप्रिंट की बात करते हैं, हम सबके फिंगरप्रिंट अलग है ना। उसी तरीके से एक बात इंसान को पता चल गई कि एलिमेंट्स में से निकलने वाला जो स्पेक्ट्रम है ना, वो भी हर एलिमेंट का अलग है। मतलब जैसे मान लो भैया, आपने पीरियोडिक टेबल लिया, पीरियोडिक टेबल पता है ना सबको। अब पीरियोडिक टेबल में एवरीवन 100 से ज्यादा एलिमेंट है। आपने पहला एलिमेंट लिया, सुनो ध्यान से, पहला एलिमेंट लिया, उसको हीट किया, हीट करने के बाद उसमें से रेडिएशंस निकले, वो रेडिएशन को आपने किसी प्रिज्म से पास किया और सामने स्क्रीन है, आपको उसका स्पेक्ट्रम मिलेगा। और वो स्पेक्ट्रम दूसरे किसी एलिमेंट से मैच नहीं होगा। मतलब वो उसका अपना खुद का यूनिक सिग्नेचर है। जैसा हमारा सिग्नेचर होता है ना, वैसा वो किसी और के साथ मैच नहीं करेगा। इनफैक्ट एवरीन, वो जो आपने कई बार आपने ना न्यूज़पेपर में ऐसा सुनते होंगे, उस साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि ना मार्स पे ना फलाना एलिमेंट है और जुपिटर पे ना फलाना एलिमेंट है और वहां पे ये वाला एलिमेंट है और यहाँ पे ये वाला मिनरल है। तो क्या इन्होंने जाके देखा नहीं भाई? लेकिन जब वहां से लाइट आती है, क्या आती है? लाइट आती है, उस लाइट का स्पेक्ट्रम निकालते हैं और वो स्पेक्ट्रम को हमारे पास जितने एलिमेंट है उसके साथ मैच करते हैं। तो पता चलता, अरे ये तो कॉपर का है, ये स्पेक्ट्रम तो कॉपर का है, समझा जाता है। तो इस बात को समझते साइंटिस्ट या अंदाजा लगाते कि शायद वहां पे भी कॉपर होगा। सुना? ओके, इवन हमारा जो कभी आपने सुना है डीएनए एनालिसिस या जेनेटिक एनालिसिस या फॉरेंसिक साइंस, किसी लाश का पता है ना एवरन, वो लोग क्या लाश का क्या आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो लाश का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ना, उसके बॉडी का कोई भी एक पार्ट मिल गया, अगर एक बाल भी मिल गया, आपको पता है बॉडी के हर पार्ट में सेल है और हर सेल में डीएनए है। तो एक भी सेल मिल जाए ना, और सेल तो पूरी बॉडी में है, एक ऐसा एक छोटा सा बाल भी मिल जाए ना एवरीन उस लाश का, तो उससे उसका डीएनए एनालिसिस किया जा सकता है और पता कर सकते हैं कि ये लाश किसकी है। समझ में आ रहा है एवरीन? ओके, खैर एवरीन, अभी यार अपने को इतना डिटेल में घुसना नहीं है एवरीन, आपके सिलेबस में तो बहुत कम बातें दी गई है। ओके, हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले भैया एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एवरीवन हियर, पहला टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रा का पहला टॉपिक इधर। हाँ फलक, हाँ टॉपिक का नाम क्या है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या नाम है भाई? और क्वेश्चन क्या है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन किया। तो क्या करना भैया, देखो अभी मान लो फॉर एग्जांपल, क्या नाम आपका? अदनान। अदनान ने ये स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक सुना और इसको बड़ा मजा आया, तो इसने बोला सर मैं भी स्पेक्ट्रम बनाऊंगा। ठीक है, तो अदनान ने लिया कॉपर। क्या लिया? एक मेटालिक ऑब्जेक्ट लेना है ना, तो अदनान ने क्या लिया? कॉपर। कॉपर को किया उसने हीट। सीन समझ रहे हो एवरीवन? क्या लिया इन्होंने? कॉपर को किया हीट। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद कॉपर में से निकलेंगे क्या? तो सीन इमेजिन करो कि यहाँ पे कॉपर है, कॉपर को अदनान ने हीट किया, हीट होने के बाद कॉपर में से रेडिएशन निकले। ठीक है, अब वो रेडिएशन में, अब जब रेडिएशन है तो अलग अलग रेडिएशन है, और अगर अलग अलग रेडिएशन है तो ऑब्वियसली, बोलो ना, अरे जोर से यार, डिफरेंट वेवलेंथ है। ठीक है, अब इन रेडिएशंस को पास किया, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इन रेडिएशंस को अदनान ने पास किया किस में से? प्रिज्म में से। तो सीन समझ रहे हो? यहाँ पे इसने एक मेटल लिया, मेटल को हीट किया, मेटल में से, बोलो ना यार, रेडी, हमने यहाँ पे इसने यहाँ पे क्या रखा? प्रिज्म। अब सामने रखा एक स्क्रीन, पर्दा, भाई देखना भी तो है ना। ओके, तो भैया सामने पर्दे में हमको क्या दिखा?
कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब भैया एकदम एक एक कलर, उसके इमीडिएटली बाद दूसरा कलर, उसके इमीडिएटली बाद तीसरा कलर, उसके इमीडिएटली बाद चौथा कलर, इसको कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर कभी ऐसा हुआ एक कलर, फिर बहुत सारा गैप, फिर दूसरा कलर, फिर बहुत सारा गैप, फिर तीसरा कलर, तो इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। और ये सारी बातें मैंने कल भी आपको बताई थी, है ना। बस तो अगर भाई ऐसा एक के बाद रेनबो की तरह, कल मैंने बताया था, रेनबो की तरह हमको दिखा भैया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब क्या बोल रहे सर आप? रेनबो के कलर्स होते ना, है ना। हाँ, तो अगर सब ऐसा एक के बाद एक दिखे, समझ जाना वो कंटिन्यूस। हाँ, अभी सुनो भाई, अभी हमको जो है ना थोड़ा डिटेल में ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है सब बोलो। और इसके लिए चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे ना एक डायग्राम दिया हुआ है, ये देखो इधर, ये है वो डायग्राम। ओके, हाँ पढ़ना जरा क्वेश्चन। हाइड्रोजन एटम शोइंग द ट्रांजिशन। ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ क्या सीन है रियल हियर। तो अभी ना एवरीवन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि भैया ओके हियर, ठीक है सुनो, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि भाई वो मेटल लो, मेटल को गर्म करो, गर्म करने के बाद उसमें से, लेकिन यार अगर मैं स्टूडेंट बन के वहां बैठा हूं ना, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर वो ठीक है मेटल को हीट किए, हाँ ठीक है, रेडिएशन क्यों निकल रहा है उसमें से? तो जरा यार अब मेटल के अंदर की कहानी समझते हैं कि मेटल के अंदर एक्चुअली होता क्या है, क्यों ये, हाँ इधर आओ, आगे आओ, क्यों ये रेडिएशन निकल रहे हैं, ठीक है, क्या है, हाँ तो उधर चले जाओ पीछे आराम से, बस वो सेकंड बेंच को छोड़ के कहीं भी बैठो, जल्दी 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 जल्दी। ओके चलो एवरीवन हियर, रेडी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये रो में आ जाओ, पीछे जाइए, भी जहाँ बैठना है बैठो आराम से, फैन वैन चालू कर लो चाहिए तो। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी देखो एटम के अंदर की बात समझते हैं। अभी एटम के अंदर क्या होता है मालूम, एक्चुअली सीन समझोगे तो इमेजिन करो कि भाई एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स है बिल्डिंग में, और हर फ्लोर का अपना एनर्जी लेवल है। मतलब जैसे फर्स्ट फ्लोर का मान लो एनर्जी लेवल है 1, सेकेंड फ्लोर का एनर्जी लेवल है 2 जूल्स, थर्ड फ्लोर का एनर्जी लेवल है 3 जूल्स। मतलब क्या है कि अगर किसी भी एटम को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट फ्लोर पे रहना है, किस पे रहना है, फर्स्ट फ्लोर पे रहना है, तो उसके पास एनर्जी होनी चाहिए 1 जूल। कितनी होनी चाहिए? अगर वो चाहता है, मान लो अदनान एक इलेक्ट्रॉन है, और अदनान चाहता है कि मैं ना 7th फ्लोर पे जाना चाहता हूँ सर, कहाँ जाना चाहता हूँ, तो 7th फ्लोर पे जाने के लिए इसके पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 7 जूल्स। अभी फिलहाल ये फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, इसके पास एनर्जी कितनी है, कितना कम है, तो जब तक ये 6 जूल इसके पास होगा नहीं बंदा 7th फ्लोर पे। लेकिन सुनो भाई क्या हुआ, हमने एलिमेंट को हिट किया था, याद है, हमने एलिमेंट को, मतलब हमने एनर्जी दे दी, क्या दे दी, वो एनर्जी भैया इसको मिली, और जो ये बंदा फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा था 1 जूल के साथ, अब इसके पास एनर्जी आ गई कितनी, 7 जूल्स। तो ये क्या करेगा पता है, फर्स्ट फ्लोर से जंप करेगा सीधा 7th फ्लोर पे। भाई मेरे को जो चाहिए था वो अब मेरे को मिल चुका है, और मैं फर्स्ट फ्लोर से निकल के कहाँ आ चुका हूं मैं, 7th फ्लोर से। ठीक है, ओके सलाम, हाँ इधर। अब लेकिन एक दिक्कत है, ये आ तो गया 7th फ्लोर पे, अब 7th फ्लोर पे इसको फर्स्ट फ्लोर की याद आ रही है, किसकी याद आ रही है, हाँ, अब इसका ना 7th फ्लोर पे रहा नहीं जा रहा है, बार बार इसको फर्स्ट फ्लोर की याद आ रही है। अब ये फर्स्ट फ्लोर पे रिटर्न जाना चाहता है, फर्स्ट फ्लोर पे रिटर्न जाना चाहता है, तो बताओ क्या सीन रहना चाहिए,
क्या कंडीशन रहनी चाहिए? फर्स्ट फ्लोर की एनर्जी कितनी है? 1 जूल। सेवन फ्लोर की एनर्जी कितनी है? ओके, जब ये वापस ऊपर से नीचे आना चाहता है तो इसको एक्स्ट्रा एनर्जी रिमूव करना पड़ेगा। यही सीन होता है एटम के अंदर। अब एटम के अंदर फ्लोर नहीं होते हैं, एटम के अंदर होते हैं ऑर्बिट्स। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, सुना है ना? एटम के अंदर होते हैं ऑर्बिट्स। और इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है जहां उसका दिल करे, लेकिन शर्त यह है कि हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी लेवल है। तो वो जिस ऑर्बिट में जाना चाहता है वहां उतनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए, तो ही वो जा पाएगा। अब जैसे ही आपने उसको हिट किए, क्या किए? हिट किए, उसको एनर्जी मिल गई। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से लेके किसी ऑर्बिट में जंप कर लिया, ठीक है। लेकिन शर्त यह भी है कि इलेक्ट्रॉन वहां पे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता भाई, वो अनस्टेबल स्टेट होता है। सुना है हमने कई बार केमिस्ट्री पढ़ते वक्त, अनस्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल, वो अनस्टेबल स्टेट होता है। इलेक्ट्रॉन वहां पे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻⁷ सेकंड तक ही रहता है वहां पे, उससे ज्यादा नहीं रह सकता, वापस आना पड़ेगा उसको। अनस्टेबल स्टेट होता है। तो खुशी में चला तो गया, लेकिन वहां टिक, तो क्या सोचता मैं, लेकिन जब वापस आएगा तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी वो रिलीज करना पड़ेगा। और यही होता है रेडिएशन। वो जो हमने सुना ना भाई कि एटम को हीट करो, एलिमेंट को हीट करो, तो उसमें से वो यही रेडिएशन है, वो यही रेडिएशन है। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई अच्छे से कि भैया रेडिएशन कब होते? जब कोई एटम, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करता है। सुना? जब कोई इलेक्ट्रॉन से जंप करता तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ठीक है एवरीवन। बस अब यहां पे क्या है सर? भैया यहां पे हमने लिया था हाइड्रोजन। क्या लिया था? अरे बोलो ना, हाइड्रोजन। और हमने क्या किया मालूम? हाइड्रोजन को भी हीट किया। ये देखो यहां लिखा होगा कहीं तो, ये देखो ये जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? आवाज यार। हाँ, तो हमने ना हाइड्रोजन एटम को हीट किया, ठीक है। तो आपको तो कहानी मालूम है। देखो भाई, ये जो ना, ये सब, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, E1 लिख रहा है। ओके, ये हमारा ऑर्बिट नंबर 1 है। n=1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n=1 मतलब, तो वहां पे जो ना n n n n जो दिया है वो सब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। और यहाँ पे E1 E2 दिया है, ये उस ऑर्बिट की एनर्जी लेवल है, ये उस ऑर्बिट की। तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट n=1 है, एनर्जी लेवल कितनी है? -13.6 EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV यानी। ठीक उसी तरीके से जो सेकेंड ऑर्बिट है, उसकी ऑर्बिट वो है, एनर्जी लेवल कितनी है? -3.4 EV। इस तरीके से सबकी एनर्जी लेवल दी गई है। थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, इनफाइनाइट ऑर्बिट, ऐसा सबकी एनर्जी लेवल दी गई है। ठीक है, फाइन एवरीवन। ओके, अब देखो क्या हुआ पता है एवरीवन? सर ये सब क्या लिखा है? लाइमैन सीरीज और बाल्मर सीरीज, ये सब क्या लिखा है? देखो सबसे पहले तो ये जितने भी है ना नाम, लाइमैन, बाल्मर, पाशन, आगे और भी नाम है, ये सब अलग अलग साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, अब क्या हुआ एवरीवन? एक बंदे ने रिसर्च किया, सुनो, एक बंदे ने रिसर्च किया। वो रिसर्च कर रहा था हाइड्रोजन पे। उसने क्या देखा? सुनो मेरी बात। उसने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन कभी फिफ्थ ऑर्बिट से जंप कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट पे, कभी थर्ड ऑर्बिट से जंप कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट पे, कभी फोर्थ ऑर्बिट से जंप कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट पे, कभी सेकंड ऑर्बिट से जंप कर रहा है ना? तो उसने ना सिर्फ इसी को स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट से जंप करता है, कहां पे जंप कर रहा है वो? फर्स्ट ऑर्बिट पे। तो क्या हो रहा है? सुना आपने एविडेंस? कहीं से भी जंप कर रहा है, लेकिन कहां जंप कर रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट। तो क्या हो रहा है? तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? तो कौन सा वेवलेंथ बाहर निकल रहा है? किस टाइप की लाइट दिखाई दे रही है? ये सब उसने स्टडी किया। तो उसकी स्टडीज को हमने नाम दिया लाइमैन सीरीज। तो लाइमैन ने इसकी पढ़ाई की, तो लाइमैन सीरीज। अब एवरीवन, सर इन्होंने क्या किया? सर ये देखो भाई, यहां पे अगर आप देखो कि सारे एरो
कौन से ऑर्बिट की तरफ आ रहे हैं? सेकेंड ऑर्बिट। मतलब इस बंदे ने क्या पढ़ाई किया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप कर रहा है, लेकिन कहां जंप कर रहा है? कहां जंप कर रहा है? तो क्या होता है? तो किस टाइप की लाइट दिखाई देती, क्या दिखता है अपने को, क्या ट्रांजिशन होता है, क्या चेंज होता है? तो भाई इस सीरीज को हमने नाम दिए, फिर इस सीरीज को हमने नाम दिए, फिर इस सीरीज को हमने नाम दिए ब्रैकेट सीरीज, और इसको भी साइलेंट है फंड सीरीज। क्या कहते हैं इसको? फंड सीरीज। सुना आपने एवरीवन? तो हमने ना हर चीज को स्टडी किया और हर चीज को अलग अलग नाम दिए। ठीक है, फाइन एवरीवन? ओके। अभी सर ये सब क्या लिखा है नीचे? कहीं पे लिखा है यूवी, कहीं पे लिखा है विजिबल, कहीं पे लिखा है इंफ्रारेड, है ना, अलग अलग नाम लिखे हुए ना। सर ये क्या चीज है? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। सीन क्या मालूम एवरीवन? सुनो, ऐसा है ना कि आपको पता है हमारी जो लाइट है ना, सनलाइट, भाई ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रा है, ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। ये एक सनलाइट नहीं है, इसमें बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग रीजन है। कुछ रीजन को कहते हैं अल्ट्रावायलेट, किसी को कहते हैं इंफ्रारेड, किसी को कहते हैं विजिबल। सुना है? ओके। ये पूरा एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो एवरीवन ये जब है ना, इस बंदे ने जब स्टडी किया ना इसको, पहले वाले ने, ये वाली सीरीज, कौन सी सीरीज? तो जब इन्होंने देखा कि जो भी लाइट ऊपर से, जो भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से जंप कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है, ये सारी कहानी अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ मैच कर रही है। किसके साथ मैच कर रही है? तो इसीलिए उसको नाम दिया गया क्या? अल्ट्रावायलेट रीजन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसको क्या नाम दिया गया और क्यों नाम दिया गया। क्योंकि ये जो सीरीज जब स्टडी किए तो पता चला इनको कि ये सारी लाइट तो विजिबल लाइट के साथ मैच कर रही है, इनकी वेवलेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट के साथ मैच हो रही है, तो इसको नाम दिया गया। तो अब इसको नाम दिया गया। मतलब ये सब है ना, जो लाइट के अंदर जो अलग अलग रीजन है ना, उसके साथ जिसका जिसका मैचिंग हो उसको वो सब नाम दे दिया गया। गेम समझ में आया? और इसी को कहते हैं हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, या फिर कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। मार्क कर लो भैया नाम सब, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, कई बार है ना ये डायग्राम बनाने बोलता है, सिर्फ ये डायग्राम। हाँ, तो अब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने देखी ना, उसको जरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि हमने क्या क्या देखे। वहां पे डायग्राम देखे, अब पूरा सिस्टम पढ़ लेंगे। हाँ लिखा देखो, क्या लिखा देखो। अब आपको तो कहानी पता है कि हमने हाइड्रोजन एटम लिए, उसको हीट किए, फिर उसमें से फिर हमने प्रिज्म रखे, प्रिज्म से रेडिएशन पास किए, सामने स्क्रीन पे ऑब्जर्व किए। अब ये भी हमने सब देखा है क्या होता है। सुनो भाई, तो क्या किया हमने यहाँ पे, सीन क्या है, ये लिए, क्या लिए, और उसको रखे एक, अब ये कोई एलिमेंट थोड़ी ना है, गैस है ना। कोई सॉलिड चीज होती तो डायरेक्ट हीट करते, ये तो गैस, अब गैस को डायरेक्ट कैसे हीट करेंगे? तो इसीलिए उसको रखे एक, अरे बोलो ना, बोलो, ग्लास ट्यूब में। और फिर उसको क्या किया हमने, हीट किए, हीट किए कहां तक? हाई टेम्परेचर। थोड़ी देर के बाद उसमें से निकलने लगे रेडिएशन। ओके, और रेडिएशन सब ने निकलेंगे, लिखा है फ्यू सेलेक्टेड वेवलेंथ, जैसे कि 410 नैनोमीटर का वेवलेंथ निकला, 434 नैनोमीटर का वेवलेंथ निकला, 486 नैनोमीटर का वेवलेंथ निकला, और 656 नैनोमीटर का वेवलेंथ निकला। और ये सारे वेवलेंथ जो है वो कौन से रीजन के है? विजिबल रीजन के। ओके, तो मतलब सारे भी ऐसा नहीं है 410 भी निकल रहा है, 411 भी निकल रहा है, 412 भी निकल रहा है, 413 भी नहीं, ऐसा नहीं, कुछ क्या, हाँ बस यही निकले भाई। ठीक है, अच्छा, फिर जैसे कि कहानी हमको मालूम है, इन लाइट को हमने पास किए किससे? प्रिज्म से, है ना। अब एवरेज क्या हो गया भैया? अब इस लाइन को प्रिज्म से पास करने के बाद हमको क्या मिला? स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम के जो लाइंस है उसको हम क्या कहते हैं? एमिशन लाइंस। क्या कहते हैं भाई? चलो भाई, ओके। अच्छा, वैसे तो हमको लगा कि पहले सारे वेवलेंथ कहां पर आएंगे, लेकिन बाद में जब और स्टडी किए तो पता चला कि ऐसा नहीं कि सिर्फ विजिबल आता है, अल्ट्रावायलेट वाली भी लाइट आती है, इंफ्रारेड वाली भी लाइट है, तो उससे जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले लाइट होते हैं, और भी लाइट होते हैं एक्चुअली, अल्फा बीटा वो सब भी होता है, वो भी वे लाइट निकलने लग गए। तो पहले पहले जब हमने स्टडी किया था ना, हमको लगा था सिर्फ यही मिलता है अपने को, क्या मिलता है? हाँ, लेकिन बाद में और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया नहीं नहीं नहीं, ये भी मिलता है। नहीं भाई, ये भी मिलता है। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद क्या हुआ, हमने ना ये सारी चीजों को ग्रुप में डिवाइड किया। अभी आपने देखा था ना, इतने सारे लोगों को बाल्मर सीरीज कहा जाएगा, इतने सारे लोगों को लाइमैन सीरीज कहा जाएगा। क्या किया हमने? डिवाइड कर दिया भाई।
है ना, सबको भाई एक साथ पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हमने सबको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वही चीज लिखी है, पढ़ो फलक जोर से। द डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, हाँ पढ़ो। नो नो सीरीज, और उसको साइंटिस्ट के नाम दे दिए। कौन से साइंटिस्ट के नाम दिए? वही लोग जिन्होंने उसको स्टडी किए थे। बाल्मर ने जिस चीज की स्टडी की है, जिस रेडी, हाँ, तो भैया बाल्मर ने जिस चीज की स्टडी की उसको नाम दे दिए। लाइमैन ने स्टडी किया तो कहानी समझ में, जिस साइंटिस्ट ने स्टडी किया उस सीरीज को उनका नाम दे दिए। ठीक है, तो भाई देखो भाई, तो पढ़ो, लिखा है द सीरीज। हाँ देखो, स्टार्टिंग में शॉर्टर वेवलेंथ थे, बाद में सब बड़े बड़े वेवलेंथ थे। तो हमने स्टार्ट किए, देखो अगर आप नाम देखोगे, पहला नाम किसका है? ये सब शॉर्टर वेवलेंथ है, ये भी शॉर्टर, उसके बाद सब बड़े बड़े वेवलेंथ आएंगे। ठीक है फाइन, तो पहला क्या था? जोर से बोलो यार। फिर 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 फंड सीरीज। ओके, पी साइलेंट होता है। ओके, फंड सीरीज। ठीक है, चलो भाई, अभी पढ़ो इन। चलो भाई, ये समझाओ तो इसका क्या मतलब है। ओके, हर सीरीज को अगर हम ध्यान से देखेंगे, हर सीरीज को, ओके एवरीवन हियर, अभी है ना एवरीवन, जैसे अभी यहाँ पे सब लोग कहाँ जंप कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी? लाइमैन सीरीज की। जो भी लोग जंप कर रहे हैं, कोई थर्ड ऑर्बिट से जंप कर रहा है लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट पे, कोई फोर्थ ऑर्बिट से जंप कर रहा है लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेगा, है ना। कोई कहीं से भी जंप कर रहा है, कहां पे जंप कर रहा है? तो इससे एक बात तो पक्की हो गई कि भाई यहां पे जो बंदा डिसाइड करता है कि मैं जंप करूंगा फर्स्ट ऑर्बिट में, कम से कम उसको सेकेंड ऑर्बिट में तो होना चाहिए, है ना। कम से कम उसको, सही है ना। अगर कोई बंदा खुद ही पहले से फर्स्ट ऑर्बिट पे, कहां पे, और बोलता है मैं लाइमैन सीरीज करना चाहता हूं, अरे भाई तू ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्बिट में है, कहां जंप करेगा तू? कहीं भी नहीं करेगा। बोलता मैं कराऊंगा सर उसको, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता बोले। ओके, इधर सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीवन हियर। हाँ, कहां जंप करेगा भाई? कहीं नहीं जंप करेगा, तू ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्बिट में खड़ा है। तो मतलब एक लिमिट आ गई ना, एक लिमिट आ गई ना कि भाई तुमको कम से कम कहां पे होना चाहिए? सेकंड, तो ही तुम यहां पे आ सकते हो। सिमिलरली बाल्मर सीरीज, जो बंदा यहां पे आएगा वो कम से कम कहां पे होना चाहिए? थर्ड ऑर्बिट में, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट वाला बंदा बाल्मर सीरीज नहीं कर सकता, इवन सेकंड ऑर्बिट वाला भी बंदा। तो लिमिट आ गई ना एवरीवन। तो वो वही बोल रहा है कि देखो हर सीरीज के अपने अपने लिमिट है। अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट वाला बंदा नहीं कर पाएगा, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट वाला बंदा नहीं कर पाएगा। तो ऐसे हर सीरीज के अपने अपने लिमिटिंग है, लिमिटेशन है, वही वो बताना चाह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि सीरीज है तो कोई भी कहीं से जंप करेगा, सबके अपने अपने कुछ लिमिटेशन भी है। ठीक है, चलो वही यहाँ पे लिखा गया था, लिमिटिंग वैल्यू। चलो ठीक है, आगे उसके बाद तो बहुत मेहनत करके एक फॉर्मूला बनाया गया, ये फॉर्मूला। ओके, पढ़ो जोर से फलक। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग और भी देखने वाले, और भी चैप्टर्स में, लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूला एक बार देख लो। हाँ पढ़ो, 1/। ठीक है, सुनो सर, सबसे पहले लैम्डा कौन है? ऑब्वियसली लैम्डा कौन है? वेवलेंथ है। सर आर कौन है? आर हमारा कांस्टेंट है। एक्चुअली ये जिस साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था उनका नाम था रिडबर्ग। क्या नाम था? रिडबर्ग, इसलिए उसको नाम दिया गया आर। आर का पूरा नाम होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या नाम है? क्लास में सबके नाम याद नहीं रहेंगे भाई, लिख ले, रिडबर्ग्स कांस्टेंट याद रखूंगा बोले मैं। लिख लो जरा सब लोग, एवरीवन। ओके, सलाह तुम एक बेंच आ जाओ, आगे आ जाओ, इनके साथ बैठो। ओके ठीक है, अबे सुनाओ, आर कौन है? कांस्टेंट है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। फिर अंदर बचा एन और एम। सर ये एन और एम कौन है? समझा दो, सुनो एवरीबॉडी हियर।
देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है, बोलो जोर से। देखो अभी ना एक चीज है ना, पूरे डायग्राम को देख के एक चीज समझ में आ गई हमको कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता, मतलब दो ऑर्बिट है, दो ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट। तो एम है ना, एम एम होता है हमेशा हायर ऑर्बिट। एम कौन है भाई, और एन कौन है हमारा, लोअर ऑर्बिट। इसीलिए लिखा है, क्या लिखा है बोलो, एम इज ग्रेटर देन एन। एम हमेशा एन से बड़ा होगा, ऑब्वियस है ना, होना ही है ना, वो हायर ऑर्बिट है और एन क्या है, लोअर ऑर्बिट है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इधर एक इलेक्ट्रॉन ने सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप किया, कहां से कहां पे, अरे बोलो ना यार। तो आपका एम होगा 2 और आपका एन होगा 1, है ना, ओके, क्योंकि एम आपका हायर ऑर्बिट है, एन आपका लोअर ऑर्बिट। और अब आप ही देखो एम कितना है, 2 है, एन कितना है, 1 है, तो क्या एम एन से ग्रेटर है, होना ही है, ओके। चलो सीन चेंज करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, फोर्थ ऑर्बिट से, तो फोर्थ ऑर्बिट यानी m इक्वल टू आपका होगा 4 और n इक्वल टू आपका होगा 3, सही है। फिर से देखना, m 4 है, n 3 है, यानी बस यही कहानी है। गेम समझ में आ रहा है एवरीवन, m ग्रेटर देन n हमेशा, क्योंकि m हायर ऑर्बिट होता है और n लोअर ऑर्बिट होता है, बस यही गेम है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो भाई ओके, अब एक और चीज याद रखना, अगर सपोज ऐसा हो गया, हाँ क्या लिखा भैया, बोलो जोर से, m टेंड्स टू इंफिनिटी, जो नॉन मैक्स वाले इसको ऐसा पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ सिंपल लैंग्वेज में m इक्वल टू इंफिनिटी। अगर मान लो कभी m इंफिनिटी हो गया, m कौन है, हायर ऑर्बिट, m कौन है, अगर मान लो आपने देखा वो जो डायग्राम मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 21 में, उसमें सबसे ऊपर इंफिनिटी है, भूल गए, याद है ना, हाँ सबसे ऊपर क्या है, इंफिनिटी। चलो मान लो m हो गया इंफिनिटी, क्या हो गया m, एक एक ऐसा स्पेशल केस। तो आप ही सोचो अगर m इंफिनिटी हुआ, अगर भैया ये m हो गया इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर ना, m का स्क्वायर ना, अब इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होगा सर, वो तो इंफिनिटी होगा, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है सर, 0। एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अच्छा तो अगर ये 0 हो गया, तो सुन लो पहले, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा चला गया, है ना, तो क्या बचेगा, फलक पड़ो इतना, फिर से मतलब ऐसा बोल सकते 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू r अपॉन n स्क्वायर, पढ़ो इसको दो जोर से, अब आप ही सोचो क्या इसको घुमा के उल्टा कर दिया जाए, रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो क्या यही मिलेगा फलक, जोर जोर से, बस यही तो है, सही है एवरीवन, ओके। लेकिन ये कहानी कब होगी, जब m इंफिनिटी होगा, तब ये कहानी होगी, सही है एवरीवन, दैट्स इट। कि भाई सुनो एवरीवन हियर, कहानी ये है कि इतने सारे लोग हमने देखा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लोग आ रहे, अपनी अपनी थियरी लगा रहे, अपने अपने आइडियाज दे रहे, कुछ लोग तो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे, है ना। तो ये जो बंदा था नील बोहर, क्या नाम था भाई, नील बोहर, ओके, इन्होंने ना एक्चुअली इस पे वर्कआउट किया, किस पे, अब रुदरफोर्ड का मॉडल तो ऑलरेडी हमने देखा है ना, ओके। नील बोहर ने ना रुदरफोर्ड के मॉडल पे वर्कआउट किया, मतलब ये मान लिया कि रुदरफोर्ड का मॉडल सही है और उस पर काम चालू किया। अब मेरी एक बात सुनो एवरीवन, सीधे बैठो एकदम, पहले तो सीधे बैठो, सीधे, हाँ, जिस चीज को कोई प्रूफ नहीं दिया जाता बल्कि सच मान लिया जाता है, जिस चीज को कोई प्रूफ नहीं दिया जाता लेकिन, और फिर सच को साबित करने की कोशिश की जाती है, मतलब कोई प्रूफ नहीं है लेकिन क्या मान लिया कि यही सच, और उसी को, वैसे स्टेटमेंट को हम
पॉस्टुलेट करते हैं। तो ये नहीं लिखा गया देखो कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के क्या पॉइंट्स है और क्या रीडिंग्स है, क्या वो मेंशन करो, नहीं क्या मेंशन करो बोले। तो पॉस्टुलेट वो स्टेटमेंट होते हैं जिसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ ट्रूथ विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ। ओके, बहुत सारी चीजें ओके जो हम लोग रियल लाइफ में, जो हमारे डैडी मम्मी वगैरह जो लोग बताते हैं चीजें, या हमारे जो गुरुज होते हैं वो लोग बताते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सच है भाई, इन्होंने बोल दिया तो सच है, बात खत्म। उसका कोई प्रूफ, वो पॉस्टुलेट होता है। क्या होता है वो उसको सच मान के फिर उसको साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एनी हाउ अपने लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया बोहर्स एटॉमिक मॉडल में पॉस्टुलेट क्या क्या है। तो क्या किया भैया रुदरफोर्ड, नील बोहर ने रुदरफोर्ड के मॉडल को स्टडी किया, रुदरफोर्ड के मॉडल को, और वो स्टडी करने के बाद अपनी खुद के आइडियाज लगाए। सुना, अपने खुद के कुछ आइडियाज लगाए और एक नई चीज सामने लेकर आए। और इसीलिए अब रुदरफोर्ड मॉडल से निकल के हम लोग कहां पर आ गए, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। किसने बनाया था इसको, नील बोहर। ठीक है, चलो भाई, तो अब आगे की कहानी है, पढ़ो यहां पे। बोहर के 3 पॉस्टुलेट, पढ़ो जोर से, जोर से बोलो। हाँ, सबसे पहला पॉस्टुलेट पढ़ो। अब क्योंकि हाइड्रोजन एटम पढ़ने में इजी है, इसलिए बोहर ने रिसर्च इसी पे किया। हाइड्रोजन एटम क्यों इजी है सर, जरा याद करो एवरीवन। हाइड्रोजन एटम की कहानी क्या है, सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसके पास एक प्रोटॉन एक जीरो न्यूट्रॉन, और बाहर सिर्फ इतना। आसान होता है, ज्यादा टेंशन ही नहीं। अगर कोई बड़ा एलिमेंट ले लिए, 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, कौन पढ़ते बैठेगा। तो साइंटिस्ट यही कोशिश करते कि यार कोई छोटी चीज मिले जो बाकी सब, देखो ये भी तो एलिमेंट है ना, ये भी तो पीरियोडिक टेबल में ना, इसको पढ़ो तो बाकी सबको पढ़ने के बराबर है। तो इजी चीज लेते भाई। आप ही सोचो ना, जब आप किसी ब्लड टेस्टिंग के लिए जाते हो तो क्या करते, थोड़ा सा एक ड्रॉप ले लेते हो लोग। उनको मालूम है एक ड्रॉप पढ़ो या पूरी बॉडी का ब्लड पढ़ो, बात तो एक ही है। जो कहानी एक ड्रॉप से मिलेगी बाकी पूरे में भी वही रहेगी, ऐसी होता है। ठीक है, तो रिसर्च के लिए छोटी चीज ली जाती है, आसान चीज ली जाती है। वो बायो वाले ने पढ़ा होगा, बायो में एक चैप्टर है इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल। वो ग्रेगर जोहान मेंडल ने ना जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब उसने एक प्लांट लिया था, प्लांट का नाम है पी प्लांट। पी प्लांट क्यों लिया था, क्यों लिया था, क्योंकि पी प्लांट की जगह अगर उसने मैंगो प्लांट लिया होता ना तो खत्म हो जाता। एक पी प्लांट है ना भैया 6-6 महीने में ग्रो हो जाता है, फुल उसकी लाइफ साइकिल 6 महीने में खत्म हो जाती है। अब मैंगो प्लांट लो तो भैया 50 साल लगते। ग्रेगर जोहान मेंडल ने ना 50 चीजें पढ़ी, एक पी प्लांट में दूसरा डालेंगे तो क्या होगा, इसका जीन उसमें डालेंगे तो क्या होगा, ऐसे कई एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि 6-6 महीने में उसको रिजल्ट दिखता था। अगर मैंगो का ट्री लेता तो 50-50 साल वेट करना पड़ता। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी चीजें लो ना रिसर्च के लिए जो इजी हो। ओके, इसलिए इसने ये लिया। एनी हाउ, चलो भाई आगे बढ़ते इधर। तो इन हाइड्रोजन एटम, हाँ पढ़ो। सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, क्या कहा बोहर ने। बोहर ने कहा कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, क्योंकि उसने इस पर रिसर्च किया था, बोले एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, बोले रिवॉल्व करता है। बोले सर ये तो मैंने 5th में पढ़ा। हाँ बिल्कुल आपने 5th में पढ़ा है, क्योंकि ये सारी चीजें अभी कॉमन हो गई है, उस जमाने के लिए नया था, उस जमाने के लिए नया था। और इसने ये भी कहा कि भैया इनका सर्कुलर ऑर्बिट फिक्स्ड होता है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, कहां रिवॉल्व कर रहा है, तो वो उसका फिक्स ऑर्बिट है। सुना, वो उसका फिक्स। अगर उसका दिल क्या तो जंप करेगा सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, लेकिन मैंने आपको ये भी तो बताया था थोड़ी देर पहले। क्या बताया था सर, ज्यादा देर तक टिकता नहीं है वहां पे वापस। तो ये उसका फिक्स ऑर्बिट हो गया ना भाई। और जब वो फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो ये भी पता चल गया बोहर को, क्या सर, कि उसका स्पीड कांस्टेंट होता है। तो भाई पहला पॉस्टुलेट ये है, जोर से। भाई साथ साथ में चलते रहे एवरीवन, मैंने बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट मार्क की थी, अगर आपने की तो ठीक है, नहीं की तो एवरीवन गया वो। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट से हमको ये पता चलता है कि पहली बात तो एक्सपेरिमेंट किस पे किया था इस बंदे ने,
और क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, सर्कुलर ऑर्बिट उसके फिक्स्ड होते हैं और स्पीड उसकी कांस्टेंट होती है। ये पहली बात। चलो सेकंड पॉस्टुलेट। इंटीग्रल, ठीक है, समझाता हूं क्या बोला। ओके, अभी सेकंड पॉइंट में वो इसकी बात कर रहा है। सब बोलो किसकी बात कर रहा है? अरे बोलो ना। देखो मेरी बात सुनो, अब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अरे सुनो ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्व करेगा तो उसका, और रिवॉल्व कहाँ कर रहा है भैया, कहाँ कर रहा है रिवॉल्व? तो उसका कुछ तो रेडियस होगा ना, कॉमन सेंस, कुछ तो उसका रेडियस होना ही है। अब सुनो, ये बंदा इस पॉइंट में क्या बताना चाह रहा है? ये बंदा इस पॉइंट में ये बताना चाह रहा है कि उसका जो रेडियस है ना, कैन ओनली टेक सर्टन फिक्स्ड वैल्यूज। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता। अगर उसको रिवॉल्व करना है किसी ऑर्बिट में तो एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है सर? उस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करना चाह रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, या ऐसा लिखा है उस ऑर्बिट का रेडियस, ओके, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका? h/2π। मैं समझाता हूं ये क्या बोलना चाह रहा है, एवरीबडी हियर। ओके, यहां पे कहीं तो फॉर्मूला देखो यहां पे दिया है, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है और यहां लिखा देखो इज इक्वल टू n h/2π। ठीक है, एवरीबडी हियर। ये पॉइंट में एक्चुअली मीनिंग ये सिंपल लैंग्वेज में L इक्वल टू n h/2π। मैं समझाता हूं क्या। सुनो, अभी एक इलेक्ट्रॉन को मान लो, इलेक्ट्रॉन चाहता है ओके कि मैं 5th ऑर्बिट में रिवॉल्व करूं। कहां पे? 5th ऑर्बिट में रिवॉल्व करूं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या मालूम है, हमने उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम देखा। क्या देखा? कैलकुलेट करके एंगुलर मोमेंटम निकाला। एंगुलर मोमेंटम मान लो, एंगुलर मोमेंटम था 27। कितना था? ठीक है भाई, हमने ना h/2π का वैल्यू निकाला। किसका वैल्यू निकाला? सर h/2π का वैल्यू क्यों निकालेगा? देखो यार, 2 तो नंबर है मालूम है, पाई की वैल्यू हमको मालूम है, h कौन है सर? अरे h तो हमारा, इसकी भी वैल्यू अपने को मालूम है, इमेजिन करो मालूम है। हमने जब h/2π का कैलकुलेट किया तो पता चला h/2π जो है ना वो 3 है। एग्जाम्पल है, खाली समझाने के लिए दे रहा हूँ। h/2π कितना है? 3 है। अब सोचो, अब एक बात सोचो, L कितना है? 27। h/2π कितना है? 3 है। अगर ये 27 है और अगर ये 3 है, क्या इस 3 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिला? और ये 9 इंटीजर है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब एक नॉर्मल नंबर। तो यार अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो चाहता है कि मैं 5th ऑर्बिट में रिवॉल्व करूं वो रिवॉल्व कर सकता है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल एवरीवन ये 27 नहीं होके बल्कि होता 29, क्या होता? अब यार 3 के टेबल में 29 तो फिर ये रिवॉल्व नहीं कर सकता। अगर इसका वैल्यू होता 31, अब 31, 3 को तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करो 31 तो आने वाला, तो फिर वो रिवॉल्व नहीं कर सकता। ये शर्त है, ये कंडीशन है। फिर एक बार सुनो क्या कंडीशन है, फिर एक बार समझाता हूं, सुनो भाई। बोहर ने ना पता कर लिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रिवॉल्व नहीं कर सकता। एक शर्त है, एक कंडीशन है जिसको पूरा